अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट, सिर्फ FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर। जनाब, मेरा जो पॉडकास्ट है उसका जो मेन एजेंडा है वो है आपके साथ मैंने मुलाकात करवानी होती है। हर प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई काबिल पढ़े लिखे गेस्ट के साथ, और जो कि अपने इंडस्ट्री में, चाहे वो एकेडमिया से ताल्लुक़ हो, चाहे वो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो, अपना लोहा मनवा चुके होते हैं और अपना बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। तो आज जो मेरा जो टॉपिक है वो सप्लाई चेन के ऊपर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा बज़वर्ड हुआ है। तो मैंने इनवाइट किया है अहमद साहब को, जो कि सप्लाई चेन के एक्सपर्ट हैं, और आइए उनसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू अहमद, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। आप माशाल्लाह से आपने टाइम निकाला और मेरे ऑडियंस के लिए, ताकि हम सप्लाई चेन के ऊपर बात कर सकें। बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करने चाहूँगा, जज़ाकल्लाह, कि आपने इनवाइट किया और थ्रू हम FM वर्ल्ड के थ्रू ये हमारी जो नाजरीन है, ऑडियंस है, वो भी सुनेंगे और आपसे भी मुस्तफ़ीज़ होंगे और हमसे भी कुछ थोड़ा बहुत हम उनको नॉलेज दे सकें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अहमद, हम जो है पहले तो हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह से कर लेते हैं कि आप पहले मुझे कुछ अपनी कोई इंट्रोडक्शन दें, कुछ बताइए क्या आपका क्या चैलेंजेस आपने फ़ेस किए, क्या अपॉर्चुनिटी आपने देखी जो आप सप्लाई चेन के अंदर आप आए, एंड प्रॉब्ली आपने कोई मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा आपने टाइम आपने गुजार लिया है इंडस्ट्री के अंदर। तो पहले तो आपने थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि मैंने तो बहुत लिमिटेड सा आपका तारुफ कराया। मैं चाहूँगा कि आप अपनी थोड़ा सा बताएं कि आपकी जर्नी क्या रही। सही, बहुत शुक्रिया। जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत बचपन बहुत पीछे चले जाते हैं। तो मैं असल में वो एक स्टूडेंट था जो स्कूल में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड से नीचे आया नहीं करता था। तो एक दफ़ा मैं आ गया 5th। अच्छा, तो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट फील हुई उस टाइम पे। मेरा जो स्कूल के बच्चों का और जो मोहल्ले में ग्रुप था, उसमें से 2-3 बच्चे हिफ्स कर रहे थे। अच्छा। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार मैं 5th आ गया, मैं 3rd आता था, अब मैं स्कूल कैसे जाऊँगा। तो मैंने पेरेंट्स को बोला मुझे हिफ्स करना है। तो मैं ये समझ गया कि शायद अब मेरी स्कूल से जान छोड़ जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था हिफ्स करने के बाद दोबारा से रीस्टार्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो मैंने हिफ्स किया। बहुत खूबसूरत। जिस चीज़ से भाग रहा था वही चीज़ स्टार्ट करनी पड़ी, स्कूल जाना पड़ा। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है मुझे कि आपने जान छुड़ाने के लिए आपने सोचा कि मैं हिफ्स का रास्ता अख्तियार कर लूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने हिफ्स कितने साल में किया? अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.25 साल। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो वो हिफ्स किया, फिर उसके बाद इंटर, मैट्रिक, ये सारी चीज़। असल में हुई कि एक दोस्त ने ले लिया था BBA में एडमिशन। अच्छा। तो मैंने कहा सुनने में तो कुछ इंग्लिश वर्ड लग रहा है, तो BBA में चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, फिर वहाँ से BBA किया, फिर डबल मास्टर्स किया। माशाल्लाह। फिर उसके बाद सप्लाई चेन उस टाइम पे पढ़ रहा था, तो समवन टोल्ड मी कि अगर मैं एक डिकेड पहले की बात है कि समवन सजेस्ट में कि तुम सप्लाई चेन कर लो। तो उस टाइम पे मेरे सप्लाई चेन इतना समझ में नहीं आया था। तो मैंने कहा कि नहीं, लेवल ये पता नहीं क्या नाम बता रहा है, कोई नई चीज़ आ गई, इसको मार्केट में डेवलप होने के लिए साल टाइम लगेगा। और एक आप बात कब की है, कौन से ईयर की है? सर ये होगी 2009 की, 9-10 के अराउंड आसपास। उस टाइम पे ये बूम आ रहा था। ठीक है। तो मैं कहा पता नहीं नई चीज़ है, इसको उभरने में टाइम लगेगा, तो मैं क्यों इसमें जाऊँ, वाई नॉट। की जितनी जो लोग जिस डगर के ऊपर चल रहे हैं मैं भी उसमें से चल देता हूँ। तो मैंने भी फाइनेंस में और मार्केटिंग में MBA कर लिया। ठीक है। तो लेकिन मैंने जितनी भी जॉब्स करी हैं वो सारी प्रोक्योरमेंट और वेयर हाउस और सेल्स की, वो इस वजह से करी क्योंकि सेल्स की सबसे आसानी से मिल जाती हैं, जिसको कहीं नहीं मिलती उसको सेल्स की मिल जाती है। मुझे भी कहीं नहीं मिल रही थी। अच्छा। सेल्स की मिलती चली गई। तो शुरू में तो इस वजह से किया कि अपने करियर बनाने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसमें मज़ा भी आने लगा। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं ऐसे जुड़ा, जैसे कि मैंने PIA में सेल करी है, वहाँ पर रहा। तो मेरी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट थी सऊदी अरब में भी, तो 4 साल वहाँ गुजारे। फिर मेरी अपॉइंटमेंट उसके बाद कंबोडिया में हो गई, तो वहाँ पे मैंने कोई तकरीबन 2-3 साल वहाँ गुजारे। बहरीन, कतर, तो 2-3 4 साल मैंने यहाँ पे गुजारे। फिर वहाँ से जब हम ये बात करते हैं सप्लाई चेन के हवाले से, तो दिमाग में लोगों के सबसे पहले सब यही आता है कि लॉजिस्टिक्स। बिल्कुल। लेकिन आप, क्योंकि आप थॉरली आप पूरे प्रोफेशनल इसी के अंदर आपका प्रोफेशन है आपका, आप बताइए कि हाउ डू यू डिफाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
लॉजिस्टिक्स वो जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं भाई वो रेडी वाला जो सुबह टमाटर बेचता है सुबह 8 बजे एक गाड़ी निकलती है वो सब्जी मंडी से गाड़ी लाके इसको दे देती है। दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई चेन जी। एक्चुअली दिस इज नॉट ऑल अबाउट सप्लाई जी जी बिल्कुल। लोगों का सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो कोई 12 से 14 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि दैट्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। अगर हम बात कर लें प्रोक्योरमेंट की डिपार्टमेंट की बात कर लें, परचेज डिपार्टमेंट की बात कर लें, वेयर हाउस, स्टोर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्केजुलिंग डिपार्टमेंट, फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रेड डिपार्टमेंट, 3PL, 4PL, 6PL तक अब तो चलेगा। तो ये सारे डोमेन्स जो हैं वो सप्लाई चेन के अंदर आ रहे होते हैं। सप्लाई चेन वहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी हो, ठीक, निगोशिएशन इज ऑल्सो दैट कम्स अंडर जो है वो सप्लाई चेन आ रही होती है। तो सप्लाई चेन इट्स वो नहीं है कि आप कोई चीज़ आपको मंगवानी है या कोई चीज़ आप खरीदने के लिए गए तो वो सिर्फ सप्लाई चेन हो गई। असल में सप्लाई चेन के 2 एंड्स हैं, टेयर्स हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। बिल्कुल। अब हम ये चीज़ तो खरीद लेते हैं, अब किसी दुकान वाले के पास हम फॉर सपोज अगर हम किसी शर्ट के एग्जांपल लें तो वो कहता है ये शर्ट हम परचेज तो कर लेते हैं पर इसके बैक एंड के ऊपर क्योंकि अप स्ट्रीम है वो क्या चीज़ हो रही होती है। अकॉर्डिंग टू द बुक्स वही हम बुक्स ये कहती हैं कि कम से कम आप 3 टियर्स तक पीछे जा सकते हैं। 3 टियर्स का क्या मतलब है, अगर मैं एक मेहरान गाड़ी की एग्जांपल ले लूँ तो मेहरान गाड़ी अगर हम पाकिस्तान की बात करें वी आर नॉट द असेंबलर्स, वी आर द असेंबलर्स, वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, बिल्कुल सही। हम ये सारी चीज़ें जापान या मुख्तलिफ कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, टायर इंपोर्ट कर रहे होते हैं, इंजन, उसके इलेक्ट्रिकल चीज़ें सारी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जहाँ से ये चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं दे आर द फर्स्ट टियर्स। अब किसी से हम टायर मंगवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है अगर हम ब्रिज स्टोन से टायर मंगवा रहे हैं तो वो पूरा ब्रिज स्टोन वो पूरा टायर मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, नहीं, उसका भी कोई सप्लायर होगा जिससे वो रबर ले रहा होगा। अच्छा, वो सेकंड टियर के ऊपर चल रहे हैं। हाँ, अब वो जो रबर बना रहा है वो रबर वो नहीं बना रहा, वो भी कहीं ना कहीं से मटेरियल ले रहा होगा और फिर उसको एक रबर की फॉर्म में ला रहा होगा और उसका सप्लायर, उसका जो बायर है वो नॉट ओनली द ब्रिज स्टोन, वो मिचेल भी होगा, वो जर्नल भी होगा, डनलॉप भी होगा, सर्विस भी होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो दे आर द थर्ड टियर्स। अब थर्ड टियर्स के पीछे अगर हम फोर्थ टियर के वो एक बड़ी लंबी चेन चली जाती है, लेकिन बुक्स ये कहती हैं आप 3 टियर्स तक जाएं। इनकी वजह क्यों आती है फिर मैं डाउन स्ट्रीम के ऊपर बाद में आता हूँ। मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब PPL में काम कर रहा था एज अ थर्ड पार्टी तो उन्होंने हमसे कुछ कंट्रोल पैनल्स मंगवाए। तो उन्होंने कहा ये कंट्रोल पैनल्स आप जिससे मंगवा रहे हैं मुझे ये बताएं ये कंट्रोल पैनल्स, क्योंकि जो कंट्रोल पैनल मैं आपको एक बनाकर दे रहा हूँ बॉक्स उसमें डिफरेंट कंपनीज के इक्विपमेंट्स और एसेसरीज लगे हुए हैं, मुझे हर कंपनी का ब्रोशर, उनकी डिटेल्स, उन्होंने कैसे मैन्युफैक्चर किया इस चीज़ को वो आप मुझे दें। वो जब वो टेक्निकल चीज़ें होती जब हम हमने उनको दी और फिर हमने उनको पूरा वो कंट्रोल पैनल का बॉक्स बना के दिया, तो इस वजह से वो देख रहे होते हैं जिस तरीके से हम वो लेने के लिए जा रहे होते हैं ना, घोड़े खरीदते हैं कुछ लोग तो वो देखते हैं इसके फोर फादर्स कौन थे, इसकी ब्रीड कौन थी, वो पीछे से कहाँ से चलता चला आ रहा है। तो टेयर्स इस वजह से सप्लाई चेन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट? ठीक है, तो पीछे से ये चीज़ कहाँ से चलती चली जा रही है। ये आपने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कि जब आप घोड़ा लेने जाते हैं तो आप उसकी नस्ल को देख रहे होते हैं, तो आप इसी तरीके से जब प्रोडक्ट लेने जा रहे होते हैं तो अभी देख रहे हो इसका सप्लायर कौन है, इसका उसका सप्लायर कौन है, तो वो हम 2 या 3 टियर्स तक पीछे जा रहे होते हैं। ये तो हो गई बैक एंड की बात। डाउन स्ट्रीम के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लूँ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में होलसेलर नहीं होता, डायरेक्ट इसकी जो सेलिंग है वो शुरू हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर से, जिसको हम डीलर कहते हैं। फिर डीलर के बाद कोई भी ले सकता है, रिटेलर भी ले सकता है और एंड कस्टमर डायरेक्ट भी ले सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, अगर हम बात कर लें फार्मा की बात कर लें तो फार्मा का क्या है, वो होलसेलर होगा, होलसेलर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देगा रिटेलर को और रिटेलर से फिर कस्टमर भी लेके जा सकता है और कंज्यूमर भी लेके जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई चेन। अब इसी पूरे टॉप डाउन मतलब शुरू से लेके आखिर तक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अगर हम बात कर लेते हैं वेरियस परचेज, तो परचेज डिपार्टमेंट कहाँ पे आ जाता है? परचेज डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है जब हमने टायर की बात करी थी ना, वो जो रबर बना रहा है उसने परचेज किया, फिर जिसने टायर बनाना है ब्रिज स्टोन हो गया, डनलॉप हो गया, सर्विस जनरल, फिर वो परचेज कर रहा होता है, फिर उससे कंपनी टायर परचेज कर रही होती है। तो हर जगह के ऊपर अब टायर इतना महंगा क्यों पड़ता है फिर एंड कस्टमर को? अगर मैं फॉर सपोज ब्रिज स्टोन हूँ, मैंने
टायर अगर कंप्लीट किया तो मेरे आप पीछे ये भी तो देखो कि 3 मिडिलमैन शामिल हैं, उन 3 जगहों से गुजर के मेरे पास आ रहा है, और फिर मेरे पास भी ये एंड प्राइस नहीं है, फिर मेरे पास से भी ये डीलरशिप के पास जाएगा, फिर वहां से उसको मैन्युफैक्चर या असेंबल कुछ भी करेंगे, फिर आगे कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो प्राइसेस की जो वेरिएशन है और इन पूरे प्राइस को सबसे बड़ी आपने इसमें बात नोट करी है कि अगर फॉर एग्जांपल कराची में बैठ के अगर मैं ब्रिज स्टोन का फॉर एग्जांपल टायर बना रहा हूँ, तो एक टायर अगर मिसाल के तौर पे मुझे 20,000 रुपए का यहाँ पड़ रहा है, तो वही टायर अगर मैं ब्रिज स्टोन का मरी में ले रहा हूँ तो वो मुझे 20,000 का कैसे पड़ सकता है? उसकी क्या मेरी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नहीं पड़ेगी? वो सारी बिल्कुल पड़ेगी, वहाँ तो बल्कि और महंगा होना चाहिए। लेकिन ब्रांडेड कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती, उनको जो ये जो लॉजिस्टिक्स और जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इनको सस्टेन रखनी पड़ती है ऑल ओवर द कंट्री। आप प्राइस वेरिएशन लेके रीजन वाइज आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये सारी कहानी आ जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। तो इस वजह से आपको प्राइस ऐसे रखनी पड़ रही है, क्योंकि अगर आप मरी में वो टायर ब्रिज स्टोन का बेच रहे हैं, वहाँ पे आपको डेफिनेटली इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। लेकिन आप वो भी तो देखें कि हो सकता है आप कराची में बैठ के बहुत करीब की मार्केट में, सदर में या कहीं और डीलर्स बैठे हो, आप उनको दे रहे हो, वहाँ तो लॉजिस्टिक्स आपकी बहुत ही मिनिमम है। तो वहाँ से जो आप प्रॉफिट प्लस में गेन होते हैं, तो प्रॉफिट में गेन कर रहे होते हैं। एक मिनट, वो कराची की मार्केट से जी कराची जी बिल्कुल, कराची की जो मार्केट है फॉर सपोज जो ब्रिज स्टोन है, अब इसके पास भी सदर है या दूसरी और रीगल और दूसरी भी मार्केट्स हैं, तो वो लोग भी तो उनसे परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो ट्रैवलिंग है, वो तो है ही नहीं, वहाँ पे तो वहाँ पे आपने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, तो इसका मतलब वो जो आप मरी में बेच रहे हैं एक तरीके से आपने वहाँ से कम किया, तो ये बैलेंस प्लस माइनस हो जाता है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट कर रहा होता है। बहुत खूबसूरत आपने अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम को एक्सप्लेन किया, उससे काफ़ी हद तक मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर हो होंगे। अच्छा, अगर हम आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी, अच्छा हाँ, टेक्नोलॉजी स्पेशली डेटा एनालिटिक्स, अच्छा अहमद, टेक्नोलॉजी एआई की को अगर हम ना एड्रेस करें तो वो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई चेन के अंदर बड़ा मेजर रोल अदा कर रहे हैं ये। डेटा एनालिटिक्स के हवाले से बात हुई, या आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के हवाले से बात हुई आपके, अगर हम जनरेटिव एआई की बात करें, इन सब का क्या रोल आप देख रहे हैं? इनका किस तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है आज के सप्लाई चेन के अंदर? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के दौर में अगर मेरे पास एआई या ये टेक्नोलॉजीज नहीं है तो वी कैन नॉट सर्वाइव सप्लाई चेन। और इस एआई ने हमारा काम, एआई की और एमएल की भी मैं बात करूँगा, मशीन लर्निंग की, जो एल्गोरिदम्स हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसने हमारी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है ना कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, मैं इसके आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वही एग्जांपल कोट करता हूँ, जैसे कि मैं सुजुकी मेहरान गाड़ी यहाँ पे बैठ के बना रहा हूँ। अब मैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, अप स्ट्रीम के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ राब्ते में हूँ। मैंने एक सॉफ्टवेयर तरतीब दिया जिसका नाम मैंने ERP दिया। ठीक है। अब ERP में क्या होता है कि मैंने अप स्ट्रीम को जितनी लिमिट तक मैं चाहूँ एक्सेस दे सकता हूँ। फॉर सपोज मैंने टायर वाले को दिया, ताकि जब उसका टायर वहां से निकले लॉजिस्टिक्स के लिए मेरी तरफ आने के लिए, तो वहां से ड्यूरेशन शुरू हो जाए कि मुझे पता चलना शुरू हो जाए अब मेरा टायर कहाँ पहुंचा है, कहाँ पहुंचे, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग कर सकूं और उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपने कस्टमर्स को ऑर्डर रिसीव कर सकूं। क्योंकि ज्यादा ऑर्डर्स मेरे पास रिसीव कर लिए, टायर्स वहां से आ नहीं रहे, गाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो मैं कस्टमर को बगैर टायर के तो नहीं दे सकता। तो सबको मुझे सिमिल्टेनियसली एक ही टाइम के ऊपर मेरे पास वो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये सारी सिस्टम मेरे ऊपर ARP के ऊपर मौजूद है। अब ARP का मैंने कस्टमर को इतना दिया हुआ है एक्सेस के, वो जैसे ही टायर निकलेगा वो ईमेल कर देगा, ये ऑटो जनरेटेड हो जाएगा, मेरे सिस्टम के ऊपर आना शुरू हो जाएगा कि ब्रिज स्टोन के जर्मनी से यहाँ से टायर निकलना शुरू हो गए, या बॉश का इंजन जो है जर्मनी से निकलना शुरू हो गया, या यहाँ पे पहुंचे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिस्टम मेरा ARP का वो ऑटोमेटिकली मुझे दिखा रहा होगा। ठीक है, किस स्टेज के ऊपर पहुंचा, कितने दिन में पहुंच रहे, वो सारी चीजें मेरे सिस्टम के ऊपर आ रही है। अच्छा, अब जो मेरे सिस्टम के ऊपर आ रही हैं वो तो मुझे पता चल रहा है, अब आगे भी तो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। अब आगे फॉर सपोज मेरे बाद अगर वो डीलरशिप है या होलसेलर है, तो उसको भी मैंने एक्सेस दिया हुआ है, क्योंकि उसके पास एंड कस्टमर आ रहा होगा या उसके पास कंज्यूमर आ रहा होगा या कस्टमर आ रहा होगा, तो वो कस्टमर को उसी के अकॉर्डिंगली बता रहा होगा, क्योंकि यहाँ से
जो मैं सुजुकी का बैठ के उसको बता रहा हूँ यार इस डेट को मेरे पास 10 या 15 गाड़ियाँ तैयार हो जाएंगी या वॉट एवर, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो कस्टमर से आगे कमिटमेंट कर रहा होगा ताकि कस्टमर फुलफिलमेंट पूरी हो सके। और ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा कमिटमेंट कर लूँ जो कि हो रहा होता है, फिर वो ओन के ऊपर बात आ जाए वो फिर कहीं और निकल जाती है बात, तो मैं ओवर कमिटमेंट भी ना कर लूँ। तो कस्टमर को मैं उतना ही टाइम दे रहा हूँ। अब AI का और कहाँ पे यूज़ होता है, अब जैसे कि लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात कर लें, हमारे पाकिस्तान के ट्रक्स में होता क्या है, जो ट्रकों का हाल है, तो यहाँ से जब कोई लॉजिस्टिक्स की गाड़ी निकलती है पहले तो उनको हर एक घंटे के बाद रुकना पड़ता है, चुंगी के ऊपर दूसरे मामलात होते हैं और फिर वो उस हालत में है ड्राइविंग, क्योंकि हमारे कुछ ट्रक ड्राइवर्स ऐसे बने हुए होते हैं जब तक वो पायलट ना बन के ट्रक चलाएं तो तब तक उनका ट्रक जो है वो पूरी तरीके से चल नहीं रहा होता है। तो उस चीज़ का भी ख्याल करना, तो इस चीज़ को, क्योंकि ये डाउन टाइम ये सारी चीज़ें आपकी नोट हो रही होती हैं। अब इस चीज़ के लिए क्या किया है कि अब इसमें हमने सेंसर्स लगाना शुरू कर दिए, ट्रैकिंग ताकि, और कैमरा भी अब हम लगाते हैं गाड़ियों के अंदर, ताकि ड्राइवर के ऊपर नज़र रहे कि, और गाड़ी के आगे गाड़ी के पीछे कि कब कहाँ पे गाड़ी रुकी, गाड़ी जहाँ पे भी रुकती है फ़ौरन बिलिंग करना शुरू कर देता है और फ़ौरन उसके कॉर्डलेस, हाँ भाई क्यों रुक गए, कॉर्डलेस के ऊपर फ़ौरन कॉल आ जाती है, तो भी उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि मैं अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाड़ी कहाँ पे। अच्छा, अब दूसरा क्या सिस्टम है, अब जो है AI इतना एडवांस हो गया, पाकिस्तान में तो नहीं आई लेकिन अमेरिका और दुबई में ये होता है कि जैसे कि हम लोग देख रहे होते हैं गूगल मैप के ऊपर, वो हमें रास्ता बता रहा होता है कि येलो है थोड़ा सा जाम है, रेड है पूरा जाम है। ठीक है, अब उससे आगे कितना जाम है, कितनी इंटेंसिटी के ऊपर जाम है, कितना जाम है, अब क्या होता है, अब बिल्ट इन ड्रोन कैमरे आ गए हैं जो कि बिल्ट इन आपके ट्रक में लगे हुए होते हैं। आपने ऑटो किया, वो आगे तक जाएंगे और उसको देखेंगे कितना आगे तक है, और उसी वक्त वहीं खड़े खड़े आपके मल्टीपल वेज दिखा देंगे और विच इज द शॉर्टेस्ट वे, कि आप डाइवर्जन कौन सा डाइवर्जन लो, तो इस रश को बाईपास करते हुए ये 3 ट्रैक में से विच वन द ट्रैक यू हैव टू चूज। तो वो ड्रोन कैमरे आपको इस तरीके से गाइड करके बता रहे होते हैं। वेरी गुड। दूसरा, अगर हम बात करें प्रोक्योरमेंट की बात कर लें, इसमें AI क्या है, तो अब क्या होता है, जब हम लोग कोटेशंस वगैरह कंपनी से ले रहे होते हैं, वो सारा डेटा हम सिस्टम में डालते हैं। वो सिस्टम ऑटो उसको देखता है कि मेरे लिए, सिस्टम में हमने ऑलरेडी 2-3 चीज़ें बिल्टन डाली हुई होती है। जिस तरीके से हमने कोटेशंस, अगर मैंने किसी चीज़ के लिए, फॉर सपोज ये कप बनाने के लिए मैंने कोटेशन ली है, तो इसके लिए मैंने एक टेक्निकल कोटेशन निकाली है, एक कमर्शियल कोटेशंस निकाली है। ठीक है। टेक्निकल मुझे कौन देगा, जो बैक एंड के ऊपर इसको मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, वो बताएगा मुझे इसकी कितनी अर्जेंसी है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट वाले को। ठीक है, तो मैंने तो एक तो सिस्टम में ये डाल दिया कि कितनी अर्जेंसी है, कौन मुझे डिलीवर कर रहा है कितनी जल्दी, और चीपेस्ट प्राइस के ऊपर कौन कर रहा है, ये बिल्ट इन है सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो मेरे पास कोटेशंस रिसीव होंगी वो कोटेशंस मैं सारी डाल दूंगा और सिस्टम मुझे खुद बता देगा कि आपकी कोटेशंस के अकॉर्डिंगली ये चीज़ जो है आपके लिए ये बेस्ट सुइटेबल ऑप्शन है। इसके अलावा हम एक और बात कर लेते हैं, फोरकास्टिंग की बात कर लेते हैं और शेड्यूलिंग की, दोनों को मर्ज करके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज इन शीज़ान हत्तार, जो कि इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे, वहाँ शीज़ान की फैक्ट्री है। मैं वहाँ पर गया विजिट के लिए, कुछ मशीन्स उन्होंने ऑर्डर करी थी फूड ग्रेड फॉर्म्स की, तो वो मशीन्स मुझे उनको सप्लाई करनी थी, तो मैं वहाँ जाके देता हूँ। उनकी अपनी ज़मीनें थी पंजाब में। तो जैसे ही फल तैयार हो जाता है, वो यहाँ से ईमेल करते हैं, या उनको ऑटो जो भी सिस्टम है शीज़ान को यहाँ पे ईमेल आ जाती है, या उनका ब्लिंक करने लग जाता है कि अब वहाँ पे तैयार है, फसल तैयार है, अब ये प्लग करके हमारे पास भेजेंगे। जैसे ही प्लग होते हैं वो उनके पास, वो वहाँ पे उसको छीलते हैं, जो भी करते हैं, फिर वो ट्रक, स्टेनलेस स्टील ट्रक्स होते हैं, उनके अंदर जो पल्प जो होता है मैंगो का, वो आता है, और उसका टाइम होता है कि इस ड्यूरेशन के अंदर वो यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे ऊपर हो जाते हैं, वो उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं, ये पूरा ट्रक आप वापस ले जाएं। तो उनको इस वजह से टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। पेरिशेबल आइटम है ना। एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो उस टाइम में उनके पास, शीज़ान वालों के पास पहुँचता है, वो फिर उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो वो जो कैलकुलेशन होती है ना उनकी टाइमिंग्स की, वो ये चीज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं कितना, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी मार्केट की रिक्वायरमेंट कितनी है। यहाँ पे जो असल काम है AI और ML का,
मैं कितना, या मेरे पास सुजुकी की मेहरान गाड़ियों की कितनी मेरे पास आगे से एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स आने वाले। मुझे तो नहीं पता, मार्केट कभी भी फ्लक्चुएट कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, बुलविप इफेक्ट आ सकता है कि अननेसेसरी डिमांड समटाइम्स क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज़ें मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊंगा? तो एआई के अंदर मैं कुछ 8, 10, 15, 20 चीज़ें होती हैं जो मैंने सिस्टम के अंदर डाल दी हुई हैं और कुछ मुझे डालनी पड़ती हैं। वो ये क्या होता है, अगर फॉर सपोज मैं अभी नवंबर के महीने में बैठा हुआ हूँ, तो अब मुझे फोरकास्टिंग करनी है कि दिसंबर के महीने में मैं कितना रॉ मटेरियल मंगवाऊँ गाड़ी के लिए। ठीक है, तो वो सिस्टम जो कितनी सारी चीज़ों को एनालाइज करके मुझे आंसर देगा, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये एनालाइज करेगा कि पिछले साल नवंबर में मैंने कितना ऑर्डर दिया था। ठीक है, फिर वो एनालाइज करेगा कि रबीउल अव्वल का महीना था, मुहर्रम का महीना था, ईद का महीना था, कौन सा, वो उसको एनालाइज करेगा। पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते और 3 महीने को भी एनालाइज करेगा। फिर वो देखेगा कि पिछले साल अगर मैंने ऑर्डर दिया था और इस साल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, पर कैपिटल इनकम क्या चल रहा था, गवर्नमेंट सिचुएशन क्या थी, क्या उस टाइम पे स्ट्राइक्स चल रही थी, मुल्क के हालात कैसे थे, इकोनॉमी क्या थी, डॉलर रेट क्या था। ये सारे फैक्टर जो है, इकोनॉमिकल फैक्टर, इनसाइड और आउटसाइड फैक्टर्स को तकरीबन 15 के करीब फैक्टर्स होते हैं। इससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जितने फैक्टर्स आप उसको रीड करने के लिए, वो सारे सिस्टम आप डालेंगे, वो सारी चीज़ें रीड करेगा और उसकी बेसिस के ऊपर आपको वो एक अराइमा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, वो खुद आपको बता देगा कि अब आपको फोरकास्टिंग के लिए इतना रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना है, तो फिर आप इतनी मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग, ओके, तो वो फिर आपको कितना ऑर्डर करना है, तो वो सारी चीज़ें फिर हमें इसके थ्रू, एआई के थ्रू पता चलती है। एआई के थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से पता, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वरना वो हम बड़े, आपको याद होगा सिविक सेंटर में अभी भी चले, इतने बड़े रजिस्टर होते हैं तो उनके ऊपर पहले हम लिख रहे होते थे, जस्ट क्लिक बटन पे आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, सारी बस आपने एंटर करना है। मेरे भी प्रीवियस जो मेरे गेस्ट है वो भी वही बात करते हैं, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। जितना आप ख़राब डेटा डालेंगे उतनी आपको ख़राब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस आप अपना डेटा क्लीन करके सही होगा तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा अहमद, हम थोड़ा सा ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि चैलेंजेस के ऊपर भी थोड़ी सी ज़रा बात करते हैं ना, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो जो नई जनरेशन है हमारी, उसको किस तरह का चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, बिकॉज आप तो यू आर ऑलरेडी इनटू द इंडस्ट्री फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आप हैं। वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि नई जनरेशन के लिए आप पहले से उनको वो वार्न करना चाहेंगे कि फॉर कमिंग इनटू दिस सप्लाई चेन के अंदर आपने आना है, तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जिसको वो अभी से उस चीज़ को एड्रेस कर लें और ताकि उनको चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े? बड़ा अच्छा सवाल किया सर आपने। जो जितना हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं और जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि आजकल की जो जनरेशन है वो चप्पलें नहीं घिसना चाहते हैं। जो आपने जो सफ़र किया, जो हमने सफ़र किया, इससे भी ज़्यादा लोगों ने सफ़र करके वो किसी एक मंजिल तक पहुँचे। वो ये चाहते हैं बस घर बैठे, जो आजकल ऑनलाइन लर्निंग हो गई, ऑनलाइन अर्निंग हो गई है, उसके ऊपर हम चले जाएं और जो हमें टीचर ने बता दिया या जो भी चीज़ें, बुक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो चैट जीपीटी के ऊपर जाए। नो डाउट कि चैट जीपीटी का हमें यूज़ करना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ प्रोफेशनल फर्म्स वो कहती हैं आप चैट जीपीटी यूज़ ना करें, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप चैट जीपीटी यूज़ करें। इट्स अ फाउंडेशन। जी, अब इसके ऊपर अभी आप आने वाले वक्तों में देखेंगे क्या क्या इमारतें बनना शुरू होंगी। जी बिल्कुल। तो ये आपकी जो है वो ज़रूरत बन गई है। अगर जैसे कि शुरू के इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से मैंने स्ट्रगल करी है कि कंपनीज़ के अंदर गए, उनको जब तक आप चीज़ों को देखने के बाद जो लर्निंग आती है, इट्स डिफरेंट कि जो आप तस्वीरों में देख रहे होते हैं या किसी से सुन रहे होते हैं। तो जब तक कहीं जाएंगे नहीं, एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें आपको हासिल नहीं होना शुरू होंगी। मैं थोड़ा सा ऐड ये कर लेता हूँ कि आपने ये जो है ना, थोड़ा सा जो नई जनरेशन है ना, वो थोड़ा सा नेटवर्किंग से भी घबरा रही है। मैं ये एक्सपीरियंस किया है उनको, जो हमने जो अपना टाइम गुजारा उसमें हमने नेटवर्किंग करने की बहुत कोशिश की, और वो नेटवर्क जो है आपका, जो असल में जो नेटवर्क होता है वो आपका डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ योर नेट वर्थ। तो आई होप कि डू यू ऑल्सो यू एग्री विद दिस? इस पे मेरे वालिद साहब की एक बात याद आ गई। मेरे वालिद साहब मुझे ये कहा करते थे कि बेटे अगर अपना दुश्मन भी है तो उससे मीठी ज़बान से बात करो। बिल्कुल सही कहा। वो हमारे बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि इंसान का जो चीज़ याद रह जाती है वो उसके ज़बान से निकले हुए अल्फाज याद रह जाते हैं। तो आजकल की जो जनरेशन है वो कंप्यूटर में रह गई है, गेम्स में रह गए हैं, और टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या ये चीज़ें आ गई, वो उसी को ही अपनी दुनिया समझने लगे हैं।
तो असल में ऐसा नहीं है, चीज़ें इसके बहुत बियॉन्ड हैं। मतलब तो जब आप निकलेंगे नहीं, नेटवर्किंग नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है, तो तब तक आप फ्लरिश कैसे कर पाएंगे? हर चीज़ जो है वो आपको बैठे बैठे नहीं मिल सकती, अनटिल एंड अनलेस कि अगर आप उस चीज़ को ना सीखें। क्योंकि नेट, वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप लॉन्ग टर्म में जाके सीखते हैं उसका जो आपको रिजल्ट या फल मिलता है वो इट्स डिफरेंट लेवल। टोटली एग्री विद यू अहमद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ और आपकी बात को मैं स्ट्रेंथन करूँगा इस तरह से कि देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। आपको सक्सेस हासिल करनी है, यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। अब अगर आप ये सोचें यार मैं ये शॉर्टकट करके मैं इस तरह से, तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड की जो सक्सेस होती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। मेरा ये अच्छा हमारा वक्त जो है वो, मैं आपसे बहुत अच्छी आपके साथ डिस्कशन रही लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब इस वक्त इख्तिताम पजीर है। मैं चाहूँगा कि आप लास्टली कोई अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहें यूथ को, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन 67% वही है हमारी, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप यूथ को कोई रिकमेंडेशन देना चाहें टू बिकम सप्लाई चेन एक्सपर्ट, तो आप प्लीज़ ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 2-3 रिकमेंडेशंस हैं जो मैं देना चाहूँगा। प्लीज़। स्टार्ट मैं करूँगा सबसे पहले पेरेंट्स को। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर पेरेंट्स मेरी ये बात सुन रहे हैं, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमने अपनी यंग एज में जब हमारी शादी नहीं हुई होती तब हमने नहीं की हुई होती, बहुत सारी अचीवमेंट्स हमारी रह जाती हैं। वो जो हमारी अचीवमेंट रह जाती हैं, हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से बाय फोर्स हम अपने बच्चे से वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप ये सोचें, जब आपने रहते हुए नहीं करी तो आप अपने बच्चे को फोर्स करके वो चीज़ क्यों करवा रहे हैं? बाय फोर्स कोई भी चीज़ नहीं होती। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि बच्चे की डायरेक्शन क्या है, वो कहाँ पे जाना चाह रहा है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं, इस ख़ानदान में हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनता हुआ चले तो तुम भी वही बनोगे। अब बच्चे का माइंडसेट ऐसा नहीं है, तो यू हैव टू रीड द माइंडसेट ऑफ योर चाइल्ड कि उसको क्या करने की ज़रूरत है, और अपनी ख्वाहिशात अपने बच्चे के ऊपर लाद के उससे वो रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश ना करें। मेरा ये पेरेंट्स के लिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए कि जो मैंने आज देखा है आजकल कि जेन ज़ी में जो एक बड़ा निगेटिव है, वो ना सुबह देखते हैं ना रात देखते हैं। अगर आप एज अ टीचर उनके पास अगर व्हाट्सअप नंबर आ गया, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप 24 आवर्स आपकी हंसी बता रही है, आपको रात में भी मैसेजेस आते हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि ये हमने टीचर को ख़रीदा और दोस्तों यारों की तरह वो रात के 3 बजे। और इवन दो स्टूडेंट्स को बोला हुआ कोई बात है मुझे वॉइस मैसेज या मैसेज छोड़ दो, नहीं, वो डायरेक्ट कॉल करते हैं। वो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि आप ऑफिशियल टाइम के ऑफ के अलावा भी, तो भाई ऐसी क्या अर्जेंसी हो गई। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें और डेकोरम को मेंटेन रखें। इस पे मुझे एक वो जो जैपनीज़ एक टीचर है उनकी एक बात याद आ गई, शायद किसी ने सुनी भी हो, ये रेस्पेक्ट के उनसर के हवाले से, कि एक साहब बात कर रहे थे किसी और साहब से किसी यूनिवर्सिटी में। बच्चों की क्लास का ऑफ हुआ, बच्चे पीछे छलांग मार मार के जा रहे थे। तो उन साहब ने पूछा, सर ये धूप हो रही है, बच्चे छलांग मार के क्यों जा रहे हैं? कहा कि रेस्पेक्ट हमारे यहाँ बच्चे इतना करते हैं, मेरा शैडो जो है वो ज़मीन के ऊपर है। ये जापान की बात कर रहे हैं? जापान की बात कर रहे हैं। तो वो उसके ऊपर से छलांग मार के कि शैडो के ऊपर कहीं पाँव ना पड़ जाए। तो और उस्ताद जो है वो कहते हैं ना कि एक रूहानी बाप होता है। तो लेकिन दोनों तरफ से, लेकिन आजकल के उस्ताद, मैं खुद एक उस्ताद हूँ, तो वो हम उस्तादों में भी डेफिनेटली दोनों तरफ से कुछ कमी है। हमको भी अपना जो एक ऑरा है उस्तादों वाला वो अब नहीं रहा, या कोई कमी है थोड़ा सा, बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए, और ये चीज़ पेरेंट्स को चाहिए कि उनको बताएं कि डिफरेंस कम्युनिकेट करना चाहिए कि दोस्तों और उस्तादों में ये फ़र्क है, जो कि स्टूडेंट्स ये भूलते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे वो समझते हैं कि हमारी ये चीज़ स्किल्स है, हमें इस चीज़ में फ्लरिश कर सकते हैं और इसको इन्हांस कर सकते हैं, तो वो कभी भी मल्टी डायमेंशन चीज़ों में ना जाएं, किसी एक चीज़ को रहें। वो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि 15-16 साल जो मैंने गलती करी है वो स्टूडेंट्स या कोई और ना करे। जब ये अच्छा, ये डायरेक्शन अपनी समझना, ये भी आपको ऐसा नहीं होता कि 4 दिन में आ जाएगी। लोगों को सालों साल निकल जाते हैं। मैंने अपने टीचर से मिला तो उन्होंने कहा, अहमद तुम्हें पता है तुम्हारी डायरेक्शन फिर भी तुम्हें जो 15 साल में की है ना, ये फिर भी इट्स टू अर्ली। लोग अपने मर जाते हैं तब तक उनको अपनी डायरेक्शन नहीं पता होती है। 50-60 साल के पहुंच जाते हैं, तो फिर भी तुमने अगर 15-16 साल में अगर अपनी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली तो फिर भी ये एक अचीवमेंट है। बहुत बिल्कुल सही। तो मैं स्टूडेंट से भी यही कहना चाहूँगा, जहाँ वो समझते हैं उनकी जो भी डायरेक्शन है, सिर्फ उसी एक डायरेक्शन को पकड़ते हुए आगे चलें। और लास्ट में ये एक मैसेज है सबके लिए कि अगर
एज अ टीचर भी जो टीचर सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो भी है, हर कोई आम इंसान के लिए एक मेरी छोटी सी एक है कि अगर कोई नॉलेज, कोई स्किल, अगर आपके अंदर कोई हुनर मौजूद है तो यू मस्ट हैव टू शेयर विद द अनदर वन। एक नॉवल पढ़ा था मैंने जिसका नाम था सिन ऑफ डिजर्ट। ओके। सिन ऑफ डिजर्ट में ये था कि कुछ 7 लोग थे जो एक सहरा में फंस गए थे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि पानी कहाँ पर है, और 1 हफ्ता गुजर चुका था। ये लोग रोज़ जाते थे पानी की तलाश में, वापस आते थे, पानी कहीं नहीं मिलता था, लेकिन एक शख्स को पानी मिल गया। वो खामोशी से जाता था और पानी पीकर आ जाता था। लेकिन कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ, एक दिन उस पानी में सांप ने डस दिया, तो जब उसने पानी पिया वो मर गया, और फिर बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं पानी मिल गया, लेकिन वो सरवाइव कर गए। तो सिन ऑफ डिजर्ट का इसका मतलब यही है, कंक्लूजन, कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी पता है तो यू मस्ट हैव टू शेयर विद अदर्स। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त आपकी एडवाइस रही हैं, और माशाल्लाह से मुझे उम्मीद है कि जो अहमद की जो आपने जो एडवाइसेस आपको मिली हैं वो उसके ऊपर आप उसको अमल करेंगे और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई शो। और अहमद आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन रही है। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो प्रैक्टिकल जो आपकी जो अप्रोच थी सप्लाई चेन के हवाले से, वो हमारे नाजरीन को और सामीन को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें इस चीज़ को। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट गेस्ट के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।